दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक समय था जब भारत के हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी घोटाले की खबर न्यूज में आती रहती थी। दोस्तों वैसे तो सारे घोटाले बड़े बड़े थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बड़े घोटाले भी हुए जिनके बारे में सुनकर आम जनता भी हैरान हो गई। दोस्तों कई लोगों ने तो यह भी माना है कि उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी रकम का घोटाला सुना है। दोस्तों घोटाले की रकम के बारे में जानकर अच्छे मैथ्स के जानकार भी कैलकुलेटर लेकर ये जानने के लिए बैठ जाते थे कि इसमें कितने जीरो आएंगे। दोस्तों आज हम आपको भारत में हुए अब तक के 10 सबसे बड़े घोटाले के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं नंबर 10 स्टैम्प घोटाले की। दोस्तों इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है स्टैम्प घोटाला। एक समय देश का सबसे बहुचर्चित स्कैम था ये। दोस्तों इस घोटाले का मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी। दोस्तों तेलगी ने नकली स्टैम्प पेपर छापकर 350 लोगों के नेटवर्क के जरिए 16 राज्यों में फर्जी स्टैम्प पेपर बेचने का धंधा किया। और दोस्तों सन 1990 से 2001 तक तेलगी ने अलग अलग राज्यों में करीब 20,000 करोड़ रुपए के फर्जी स्टैम्प पेपर बेच डाले। दोस्तों 2001 में उसकी गिरफ्तारी के बाद इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ और 2006 में कोर्ट ने तेलगी को 30 साल की सजा और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। हालांकि 2017 में तेलगी की मौत हो गई और 2019 में नासिक की कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेलगी समेत 8 आरोपियों को बरी कर दिया। दोस्तों बात करते हैं नंबर 9 रेलवे लॉ एस घोटाले की। दोस्तों सन 2008 से 2013 के बीच में रेलवे में एक और घोटाला चल रहा था, लो आईएस का। दोस्तों इसमें रेलवे के कुछ अधिकारियों द्वारा लोहे की खरीद में या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तोल में घोटाला किया गया और इसे अंजाम देने के लिए वेइंग मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई जिससे वो लोहे का सही वजन न बता सके। इसके अलावा इन लो आईएस के डोमेस्टिक यूज पर रेलवे द्वारा सामान्य किराए का 1/3 चार्ज किया गया, जिससे इन 5 सालों में रेलवे को 29,236 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों हालांकि इस घोटाले की अभी तक सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए हो सकता है कि इसमें और भी कुछ नई बातों का पता चल सके। दोस्तों बात करते हैं नंबर 8 बेलेगरी पोर्ट स्कैम की। दोस्तों कर्नाटक के करवार के नजदीक बेलेगरी पोर्ट इसी से जुड़ा है। दोस्तों भारत का 8वां सबसे बड़ा घोटाला है। दरअसल इस पोर्ट में अवैध रूप से 3.5 मिलियन टन लो आईएस की तस्करी की गई और 2011 में इस घोटाले का पता चला और उस वक्त इस तस्करी किए गए लोहे आईएस की मार्केट वैल्यू 35,000 करोड़ रुपए थी। दोस्तों हालांकि ऐसा फाइलों में लिखा गया है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि इस तस्करी से सरकार को करीब 60,000 करोड़ रुपए का चूना लगा। चूंकि इस खेल में बड़े बड़े नेता, ऑफिसर और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल थी, इसलिए तत्कालीन येदियुरप्पा सरकार ने कार्रवाई करने की खानापूर्ति करके अपना पल्ला झाड़ लिया। दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 एनएससी कोलोकेशन स्कैम की। दोस्तों एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं और घोटालेबाजों ने इसे भी नहीं छोड़ा। शेयर मार्केट में सारा खेल शेयर के प्राइस पर तय होता है, जो कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको ये पहले ही पता चल जाए कि किस शेयर का भाव या रेट बढ़ने वाला है और कितना गिरने वाला है, तो दोस्तों क्या होगा। जाहिर सी बात है आपको कुछ ही दिनों में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसा ही हुआ इस स्कैम में। दोस्तों शेयर मार्केट के कुछ खास ब्रोकर एनएससी के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से एक्सचेंज के सर्वर में सेंध लगाकर स्टॉक मार्केट खुलने से पहले ही किसी भी शेयर के रेट का पता लगा लेते थे, जिस कारण पूरे मार्केट में उनका एकाधिकार स्थापित हो गया था। और सन 2010 से 2014 तक चले इस खेल में ब्रोकर ने करीब 50,000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। इस पूरे खेल में सिर्फ एनएससी के अधिकारी ही नहीं बल्कि कुछ नेता भी शामिल थे। और सन 2014 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद जनवरी 15 में इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। और दोस्तों इस घोटाले की जांच यूपी सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम तक भी पहुंची और दिखावे के लिए कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों हालांकि इस घोटाले की अभी भी सेबी और सीबीआई जांच और इनकम टैक्स जांच चल रही है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 उड़ीसा इंडस्ट्रियल लैंड मॉर्गेज स्कैम की। दोस्तों 2014 में उड़ीसा में इंडस्ट्रियल लैंड मॉर्गेज स्कैम ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। हर राज्य सरकार अपने स्टेट में रोजगार पैदा करने के लिए कंपनियों को इनवाइट करती है और उन्हें करोड़ों के भाव में जमीन आवंटित कर दी। दोस्तों करीब 52,423 करोड़ रुपए के इस घोटाले में उड़ीसा की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि आईडीसीओ ने कंपनियों को बैंक से कर्ज लेने के लिए ऐसी ही जमीन का एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। उड़ीसा सरकार द्वारा गिफ्ट या लीज पर मिली जमीन पर एनओसी मिलते ही कंपनियों ने इस जमीन को अपना बताते हुए इसका प्रयोग बैंकों से कर्ज लेने के तौर पर किया। और 2014 में आई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी हुआ कि इडको ने 106 कंपनियों को 46,732 एकड़ की जमीन का
पोजीशन दे दिया, जबकि इडको के पास इस तरह की कोई पावर नहीं थी। फिलहाल इस मामले में अभी भी जांच चल रही है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 5, उड़ीसा इनलीगल माइनिंग स्कैम का। दोस्तों अगला बड़ा स्कैम भी भारत के गरीब राज्यों में से एक उड़ीसा में ही हुआ और 2010 में हुए इस घोटाले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दोस्तों करीब एक दशक तक उड़ीसा में अवैध माइनिंग का धंधा जोरों पर था। दोस्तों कई बड़ी कंपनियों, नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से कई माइनिंग कंपनियों ने सन 2000 से 2010 के बीच में उड़ीसा में लगभग 22.80 टन की लो और मैगजीन आईएस की माइनिंग की और इसका उपयोग अपने फायदे के लिए किया। दोस्तों जिस कारण उड़ीसा सरकार को करीब 59,203 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इस घोटाले की जांच के लिए कमीशन भी बैठाई गई, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद भी इस मामले में अभी तक ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों बात करते हैं नंबर 4, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की। दोस्तों 2011 में सामने आए कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले ने न सिर्फ देश को हिलाकर रख दिया बल्कि विदेशों में भारत की इमेज भी खराब करने में अहम भूमिका निभाई है। और दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय मंडल खेल आयोजक समिति के तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश कालमाडी पर इस गेम्स के आयोजन में खर्च की राशि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगा था। दोस्तों भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय शर्म का विषय बन चुके आयोजन में इस वक्त पुणे के कांग्रेस सांसद सुरेश कालमाडी और उसके सहयोगियों ने बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी की थी, यानी फेक कंपनी बनाकर उनसे तय कीमत से दुगने में सामान खरीद की गई और बाद में सुरेश कालमाडी को घोटाले के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। और तब जाकर खुलासा हुआ कि इस गेम्स के आयोजन के दौरान करीब 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। दोस्तों बात करते हैं नंबर 3, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की। दोस्तों 2010 में सामने आए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उस वक्त देश का सबसे बड़ा घोटाला था। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2008 में 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई थी। दोस्तों कैग ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में बताया था कि स्पेक्ट्रम के आवंटन से मिले रुपए और नीलामी के लिए प्रस्तावित राशि के बीच का अंतर 1,76,000 करोड़ रुपए यानी कि 1.76 ट्रिलियन था। दोस्तों इस पूरे घोटाले में तत्कालीन यूपीए सरकार में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा, कनिमोझी, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर आरोप लगे थे, जिसमें ए राजा और कनिमोझी को जेल भी जाना पड़ा था। दोस्तों इन दोनों पर आरोप था कि इन्होंने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अपनी पसंदीदा कंपनियों को नए रेट की बजाय 2001 में तय किए गए रेट के आधार पर स्पेक्ट्रम दिए थे, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि बाद में दूसरे अन्य घोटाले की तरह इस घोटाले के आरोपियों को भी कोर्ट ने 2017 में बरी कर दिया था। दोस्तों बात करते हैं नंबर 2, कोलगेट स्कैम की। दोस्तों 2010 में सामने आए 2G घोटाले के सदमे से लोग अभी उभरे ही नहीं थे कि 2 साल बाद 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार का एक और नया घोटाला सामने आ गया, जो पहले वाले घोटाले से भी बड़ा था। इस स्कैम का खुलासा भी कैग ने किया। दोस्तों अपने ऑडिट रिपोर्ट में कैग ने बताया कि 2004 से 2009 तक तत्कालीन यूपीए सरकार ने देश के कोल ब्लैक्स को अवैध रूप से बिना किसी बोली प्रक्रिया के अपनी पसंदीदा कंपनियों को तय रेट कम कीमत पर दिया, जिस कारण देश के सरकारी खजाने को 1,86,000 करोड़ रुपए यानी कि 1.86 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हुआ था। दोस्तों यह देश का पहला ऐसा घोटाला था जिसमें कैग ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई थी। इस स्कैम में कई सारे नेताओं, अधिकारियों और कंपनियों के नाम सामने आए थे, लेकिन सजा सिर्फ छोटे स्तर के अधिकारियों को मिल सकी। अभी भी कई बड़े नेता अपने पॉलिटिकल रसूख के कारण सजा से बचे हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 1, वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले की। दोस्तों सभी स्कैम को पछाड़ते हुए कर्नाटक का वक्फ बोर्ड घोटाला देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बन चुका है और 2012 में कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अनुमन मणिपद्दी ने इस घोटाले का खुलासा करते हुए कहा था कि दोस्तों सन 2000 से 2011 के बीच में कई बड़े राजनेताओं के साथ ही कई वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष, वक्फ अधिकारी, दलाल और भूमि माफियाओं ने मिलकर वक्फ बोर्ड की 22,000 संपत्तियों पर कब्जा करके उसे निजी लोगों और संस्थाओं को बेच दिया था, जिसमें वक्फ बोर्ड की 27,000 एकड़ की जमीन भी शामिल थी। इसमें कर्नाटक सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का यानी कि 2 ट्रिलियन रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि इस मामले की अभी भी जांच जारी है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी दोनों ही पसंद आई होगी। पसंद आई तो उसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।